हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम जनरल साइंस समान विज्ञान स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि समान विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों पोर्शन कराऊंगा। लेकिन धीरे धीरे आज मैं बायोलॉजी स्टार्ट करता हूँ और जैसे आगे हम व्यूज और जैसे देखेंगे उस हिसाब से आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, तब स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी पूरा बेसिक से स्टार्ट करते हैं और जैसे आगे फिर बढ़ते जाएंगे, हम फिर बताते जाएंगे कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। बायोलॉजी दो शब्द से बना है, जो आप सबको पता होगा। बायो प्लस लोगस। ठीक है, बायो प्लस लोगस से मिलकर बना है। बायो का अर्थ होता है सजीव और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं बायोलॉजी का अर्थ होता है सजीवों का अध्ययन। ठीक है, तो बायोलॉजी का अर्थ क्या आ गया, आपके सामने आ गया, सजीवों का अध्ययन। सजीवों का अध्ययन, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को तो नहीं होगा। ठीक, सजीवों का अध्ययन बायोलॉजी है। ठीक है, अब कहेंगे कि बायोलॉजी का जनक कौन है, तो सब जानते होंगे अभी। इसका जनक, जो बायोलॉजी के जनक है, जनक कौन है? जनक है अरस्तु। अरस्तु है, और इंग्लिश में लिखते हैं तो अरस्टोटल लिखते हैं। अरस्टोटल लिखते हैं। ये हम बायोलॉजी के बारे में बताएं। बायोलॉजी का तीन ब्रांच होता है मेनली। कितना ब्रांच होता है? तीन ब्रांच। देखो, बायोलॉजी का कितना ब्रांच होता है? तीन ब्रांच होता है, जो आप सभी को पता होगा, या नहीं पता होगा तो आप नोट करते जाए। बायोलॉजी का तीन ब्रांचेज है, तीन मेन ब्रांचेज है। मेन ब्रांचेज है, मुख्य शाखाएं हैं। कितना मुख्य शाखा है? तीन मुख्य शाखा है बायोलॉजी के। पहला है, कोई भी लिख सकते हैं अरेंजमेंट, कैसे भी कर सकते हैं। हम लिखते हैं बोटनी। ठीक है, दूसरा जूलॉजी। अरेंजमेंट आप कैसे भी अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड तीसरा माइक्रो बायोलॉजी। हम इस तरह से साइंस पढ़ाएंगे ताकि ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, जितना कंटेंट की बातें करेंगे। ठीक है, जिससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। बोटनी का हिंदी वनस्पति विज्ञान। ठीक है, वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी का हिंदी क्या है? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान। एंड माइक्रोबायोलॉजी का हिंदी आप लोग को पता होनी चाहिए, सूक्ष्म। देखो, वर्ड में अगर थोड़ा किसी प्रॉब्लम हो रहा मेरे से लिखा तो सॉरी इसके लिए। सूक्ष्म जीव। ठीक है, सूक्ष्म जीव, सॉरी, सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान। ठीक है, ये आपका बायोलॉजी का तीन ब्रांचेज है, बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी जंतु विज्ञान एंड माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान। बॉटनी वनस्पति विज्ञान है, तो किसका स्टडी करेंगे? वनस्पति विज्ञान है तो किसका स्टडी करेंगे? पादप का स्टडी करेंगे। हम ऊपर साफ करते हैं, ऊपर लिखते हैं। ठीक है, देखिए आज तो स्टार्ट किया ना, और जैसे धीरे धीरे आगे लेक्चर बढ़ते जाएगा वैसे ही कंटेंट और अच्छे से आते जाएगा सबके सामने। ठीक ना, देखिए आप बोटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी आप साथ ही साथ लिखते चलिए। कोई पीडीएफ वगैरह सब नहीं मिलेगा, आप कोशिश कीजिए जो अच्छा चीज है वो ग्रहण कर लीजिए, लिख लीजिए, ताकि कहीं कहीं आ ही जाएगा एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पर हम क्या बोले थे? तीन ब्रांचेज हैं, बोटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी हिंदी तो लिख ही दिए थे। ठीक है, बोटनी स्टडी ऑफ किसका? स्टडी ऑफ प्लांट।
स्टडी ऑफ प्लांट। ठीक है, प्लांट का स्टडी ही क्या कहेगा, बॉटनी। बॉटनी के अंतर्गत हम किसका स्टडी करते हैं, यानी कि हिंदी में लिखे तो आप लिख सकते हैं पादप का अध्ययन। ठीक है, पादप का अध्ययन, ये क्या है, बॉटनी। बॉटनी के जनक कौन है, जनक, बॉटनी के जनक है थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस बॉटनी के जनक थियोफ्रास्टस है। थियोफ्रास्टस का एक बहुत ही बढ़िया बुक का नाम है, आप किसी को पता होना चाहिए, बताना चाहिए। थियोफ्रास्टस का एक फेमस बुक है, बुक का क्या नाम है, हिस्टोरिया प्लांटोरियम। हिस्टोरिया प्लांटोरियम। ठीक है, हिस्टोरिया, बुक का नाम हिस्टोरिया प्लांटोरियम। देखिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चा साथ लिख सकते हैं, क्योंकि साइंस पढ़ा रहा है तो हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा। थियोफ्रास्टस का बुक का नाम हिस्टोरिया प्लांटोरियम, यहाँ से क्वेश्चन बनने का काफी चांस है। ठीक है, हिस्टोरिया प्लांटोरियम। इसी तरह जूलॉजी। ठीक है, जूलॉजी में आते हैं। जूलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ एनिमल्स। स्टडी ऑफ एनिमल्स, जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, जंतु विज्ञान, है कि नहीं, हिंदी में लिख सकते हैं जंतुओं का अध्ययन। जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है। ठीक है, जूलॉजी के जनक कौन है, जो बायोलॉजी के जनक है। तो बायोलॉजी के जनक तो अभी हम बताए थे ना, अरिस्टो है। ठीक है, तो जूलॉजी के जनक कौन हो गया, अरिस्टोटल साहब हो गया, यानी अरस्तु साहब हो गया, अरस्तु। ठीक है, अरस्तु का ही बुक का एक नाम, फेमस बुक का नाम है, क्या नाम है आप बताओगे जरा, बुक का नाम है, अरस्तु की बुक का नाम है, जिस तरह हिस्टोरिया प्लांटोरियम है उसी तरह बुक का नाम है, इसका भी बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। क्या नाम है, हिस्टोरिया एनिमेलियम, हिंदी भी लिख सकते हैं हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम, हिस्टोरिया एनिमेलियम। थोड़ा वर्ड को मतलब हिंदी में अगर शब्द को कुछ दिक्कत हो रहा है तो कोई दिक्कत ना मानना। अरस्तु के बुक का नाम हिस्टोरिया एनिमेलियम है साहब। ठीक है, इस जो बुक हिस्टोरिया एनिमेलियम अरस्तु के बुक का नाम है, इसमें 500 स्पीसीज, मतलब 500 स्पीसीज के बारे में बताया गया है। हिस्टोरिया एनिमेलियम में आप लिखिए 500 जंतुओं के बारे में बताया गया है। 500 जंतुओं के बारे में बताया गया है, ठीक है, बताया गया है। आप कहेगा, कोई कहेगा हिस्टोरिया प्लांटोरियम, तो याद रखें या प्लांट से प्लांट बोटनी, तो प्लांटोरियम आया तो थियोफ्रास्टस और एनिमेलिया आया तो अरस्तु। ठीक है, अरस्तु का जूलॉजी के समझ गए। और उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी, हम ठीक है जूलॉजी में पादप का अध्ययन करेंगे, तो जूलॉजी में एग्जाम्पल लिख लो ना पादप का, जैसे क्या क्या इसमें आता है, क्या क्या ब्रांच आता है जूलॉजी, जैसे बोटनी का ब्रांच क्या क्या, तो बहुत सारा ब्रांच आता है। ठीक है, बोटनी का ब्रांच भी बहुत सारा आता है, हम बोटनी के ब्रांच पर जाते हैं। ठीक है, बोटनी के ब्रांच जैसे हम क्या, अब सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। तो हम अगर कोई बोलता है हम फाइकोलॉजी का अध्ययन करते हैं, तो अगर आप फाइकोलॉजी आपके सामने बोला गया, यानी किसका अध्ययन, सवालों का अध्ययन, किसके अंतर्गत आएगा, बोटनी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, उसके बाद आप ब्रांच हम कल लिखवाएंगे, ऐसे अभी लिखना है तो फाइकोलॉजी मतलब सवालों का अध्ययन किसके अंतर्गत आएगा, बोटनी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसी तरह आएगा ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी देखिए अभी हम ब्रांच पूरा क्लियर नहीं लिख पा रहा हूँ, क्योंकि कल हम इसका जब भी करेंगे ब्रांच का पूरा हम सब लिख देंगे। ब्रायोलॉजी, ब्रायोफाइट का अध्ययन किसके अंतर्गत, बोटनी के अंतर्गत। ठीक है, ब्रायोलॉजी आएगा। पेलियोबोटनी, पेलियोबोटनी ये क्या होता है साहब, ये होता है ना, जैसे पेलियोबोटनी क्या होता है, जीवाश्म पादप का अध्ययन, यानी कि फॉसिल प्लांट का अध्ययन पेलियोबोटनी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, उसका पोमोलॉजी, पोमोलॉजी
फलों का अध्ययन पोमोलॉजी किसके अंतर्गत आएगा, बोटनी के अंतर्गत। यानी कि बोटनी के अंतर्गत क्या क्या आएगा, बोटनी के अंतर्गत फाइकोलॉजी, ब्रायोलॉजी, पेलियोबोटनी, पोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, ये सब किसके अंतर्गत आता है, ये सब बोटनी के अंतर्गत आता है साहब। चलिए आगे बात करते हैं जूलॉजी। जूलॉजी में क्या आएगा, जूलॉजी का हम यहाँ लिखे क्या, चलिए यहाँ लिख देते हैं। देखिए एक्चुअली बोर्ड छोटा है तो उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा ना, ठीक है। अब देखिए जूलॉजी के अंतर्गत क्या क्या आएगा, हम जंतु का अध्ययन करेंगे, तो जंतु का अध्ययन क्या आएगा, जंतु का अध्ययन करना है ना। अगर जंतु का अध्ययन करना है, जैसे आप मतलब सरीसृप एम्फीबियंस का अध्ययन करना, जैसे हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, ठीक है। हर्पेटोलॉजी इसमें क्या होता है, हर्पेटोलॉजी सरीसृप जिसको कहते हैं रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस उभयचर का अध्ययन जिसमें करते हैं हर्पेटोलॉजी, ठीक है। इंटेमोलॉजी, इंटोमोलॉजी हिंदी में लिख दे, इंटेमोलॉजी, इंटेमोलॉजी किसका, मतलब इंसेक्ट का अध्ययन करते हैं, कीटों का अध्ययन करते हैं, तो जूलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन करते हैं इंटेमोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी बर्ड्स का अध्ययन करते हैं तो ऑर्निथोलॉजी करते हैं। ऑर्निथोलॉजी किसके अंतर्गत, बर्ड्स का अध्ययन, मतलब जूलॉजी के अंतर्गत आ गया ऑर्निथोलॉजी, बर्ड्स का, पक्षियों का अध्ययन, इसको कहेंगे पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी ये सब किसके अंतर्गत आ गया, ये सब आ गया जूलॉजी। और भी आता है जैसे ओफियोलॉजी, जैसे स्नेक का अध्ययन करते हैं ओफियोलॉजी कहेंगे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आया हुआ जी है, कहीं न कहीं किसी भी स्टेट एग्जाम में तो आया ही हुआ है। ऑफियोलॉजी, स्नेक का अध्ययन करते हैं तो ऑफियोलॉजी जूलॉजी के अंतर्गत आता है। उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा तो आप अच्छे से लिखिए क्योंकि टाइम तो मतलब मिलता ही है, ठीक है। इसके बाद क्या है माइक्रोबायोलॉजी, आप 2 मिनट में लिखिए जल्दी जल्दी। चलिए ठीक है, आप लिख लिए यहाँ तक, अगर लिख लिए तो आगे हम आगे बढ़े। बोटनी कंप्लीट, जूलॉजी कंप्लीट, ठीक है। आप माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बताते हैं, तो साफ करें यहाँ तक, ठीक है साहब साफ करते हैं। आप लोग बने रहे, जितना से बेहतर हो सके हम कंटेंट और समझने की कोशिश करेंगे। हो सके 2-4 वर्ड आगे पीछे कुछ भी हो सकता है तो इसके लिए माफ कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं माइक्रोबायोलॉजी के लेकर। माइक्रोबायोलॉजी, जैसे माइक्रोबायोलॉजी में किसका स्टडी करेंगे, माइक्रोबायोलॉजी में किसका स्टडी करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का करेंगे ना जी। माइक्रोबायोलॉजी में किसका स्टडी करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी करेंगे। चलिए बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, एंड तीसरा है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी हिंदी भी लिख देते हैं, हिंदी भी लिख देते हैं, देखिएगा आप। अरे यार हिंदी में थोड़ा तकलीफ जरूर हो जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी इसका अंतर्गत किसका स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब सूक्ष्म जीव का अध्ययन, सूक्ष्म जीव का अध्ययन, सूक्ष्म जीव का अध्ययन। अगर कोई कह रहा ना हम माइक्रोबायोलॉजी स्टडी कर रहे हैं तो आपको समझ आनी चाहिए माइक्रोबायोलॉजी स्टडी कर रहे हैं तो सूक्ष्म जीव का स्टडी कर रहा है, यानी कौन से सूक्ष्म जीव का, हो सकती है वो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहा होगा, वायरस के बारे में पढ़ रहा होगा, प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ रहा होगा, फंजाई के बारे में पढ़ रहा होगा, इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ रहा होगा, और सब के बारे में पढ़ रहा होगा, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव का अध्ययन ही माइक्रोबायोलॉजी का है। चलिए माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है, एंटोनी वान लुएनविक। आप लिखे एंटोनी वान लुएनविक, एंटोनी वान लुएनविक, एंटोनी वान लुएनविक, ये क्या है, माइक्रोबायोलॉजी के जनक एंटोनी वान लुएनविक,
इंग्लिश वाले बच्चा ये भी लिख सकते हैं, एंटोनी वान ल्यूएनहोएक। ठीक है, एंटोनी वान ल्यूएनहोएक। एंटोनी वान ल्यूएनहोएक के बारे में और क्या जानते हैं आप? क्यों इसको कहते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? माइक्रोबायोलॉजी के जनक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सबसे पहले मतलब बैक्टीरिया की खोज किया था। एंटोनी वान ल्यूएनहोएक ने 1670 ईस्वी में सबसे पहले सजीव कोशिका खोज की थी। निर्जीव कोशिका खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। निर्जीव कोशिका खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक साहब ने किए थे। उसी के 5 साल बाद 1670 ईस्वी में एंटोनी वान ल्यूएनहोएक ने नाले के पानी से जब उसका उठाया था, मतलब हाथ में देखा तो बहुत सारे उसमें सूक्ष्म जीव है जो जीवित है, तो इसलिए एंटोनी वान ल्यूएनहोएक सजीव कोशिका खोज किया, यानी कि बाद में पता चला ये जीवाणु को खोज किया है। जीवाणु खोज के कारण इसको जीवाणु के जनक भी कहना, जीवाणु मतलब लॉजी के जनक भी कहने लगे, और बाद में इसको माइक्रोबायोलॉजी के जनक भी कहने लगे। तो एंटोनी वान ल्यूएनहोएक के बारे में लिख लीजिए थोड़ा सा। एंटोनी वान ल्यूएनहोएक के बारे में लिखिए। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखिए? एंटोनी वान ल्यूएनहोएक के बारे में पहला पॉइंट क्या लिखिएगा, देखिए। इनका 1670 ईस्वी में 1670 ईस्वी में सजीव कोशिका की खोज, सजीव कोशिका की खोज की थी। सजीव कोशिका की खोज की, इसलिए जब सजीव कोशिका खोज किया तो बाद में पता चला जिस सजीव कोशिका खोज किया तो बैक्टीरिया था। इसलिए बैक्टीरिया खोज का श्रेय किसको जाता है? एंटोनी वान ल्यूएनहोएक को। यानी कि जीवाणु का खोज का श्रेय किसको जाता है? एंटोनी वान ल्यूएनहोएक। जीवाणु का खोज, जीवाणु की खोज, ठीक है, जीवाणु की खोज एंटोनी वान ल्यूएनहोएक। जीवाणु की खोज क्या है? इसलिए जीवाणु का जो अध्ययन करते हैं इसको क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? जीवाणु का। बैक्टीरियोलॉजी के जनक कौन है? बैक्टीरियोलॉजी के जनक कौन है? बैक्टीरियोलॉजी के जनक ये भी एंटोनी वान ल्यूएनहोएक। तो बैक्टीरियोलॉजी के जनक, तो इसलिए शुरुआत में बैक्टीरिया के बारे में सब कुछ बताया, तो बाद में इसी कारण इसको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी के जनक भी। आज एंटोनी वान ल्यूएनहोएक के बारे में कोई भी मतलब पूछेगा तो आप बता सकते हैं ना। सजीव कोशिका खोज एंटोनी वान ल्यूएनहोएक, जीवाणु खोज एंटोनी वान ल्यूएनहोएक, बैक्टीरियोलॉजी के जनक एंटोनी वान ल्यूएनहोएक, माइक्रोबायोलॉजी के जनक एंटोनी वान ल्यूएनहोएक। हम क्या बोले थे कि माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इसमें एग्जाम्पल आता है, हम किसका किसका स्टडी करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लिखे, जैसे अभी हम यहाँ पर सामने लिखे बैक्टीरियोलॉजी, यानी बैक्टीरियोलॉजी की मतलब अगर हम बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन कर रहे हैं किसके अंतर्गत आएगा? बैक्टीरियोलॉजी। अगर बैक्टीरियोलॉजी यानी कि बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आएगा। वायरोलॉजी, वायरोलॉजी, ठीक है, वायरोलॉजी। उसका क्या? प्रोटोजूलॉजी, प्रोटोजूलॉजी। अगर हम प्रोटोजूलॉजी यानी कि प्रोटोजोआ का अध्ययन करेंगे, जी जूलॉजी, ठीक है, प्रोटोजोआ का अध्ययन करेंगे तो किसका? प्रोटोजूलॉजी में आएगा। उसके बाद जैसे बैक्टीरिया का अध्ययन किया तो बैक्टीरियोलॉजी, वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी, प्रोटोजोआ का प्रोटोजूलॉजी। उसके बाद इम्यूनोलॉजी, क्या आएगा? इम्यूनोलॉजी, ठीक है। इसका कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। देखिए आज तो हम सबका इंग्लिश लिखे ना, तो इसका हिंदी भी कल हम जब ब्रांचेस के बारे में बताएंगे ना तो इसका हिंदी भी लिखेंगे और किस में कौन सा अध्ययन करते वो भी लिखेंगे। ठीक है, अभी तो हम एग्जाम्पल बता रहे हैं ना, इसलिए डरिएगा नहीं इंग्लिश है तो अरे मास्टर इंग्लिश पढ़ा रहा है, ऐसा कुछ नहीं बात है, हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा। ठीक है, आप सब समझ जाइएगा। तो माइकोलॉजी और मायोलॉजी में अंतर है, अभी हम कल बताएंगे माइकोलॉजी और मायोलॉजी में क्या अंतर है। माइकोलॉजी मतलब कवक फंजाई का अध्ययन करते हैं माइकोलॉजी, और मसल का अध्ययन करते हैं मायोलॉजी। ये बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, प्रोटोजोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, माइकोलॉजी सब किसके अंतर्गत है? माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब कुछ बुक है उसको हम फिर अभी बुक के बारे में, जनक के बारे में बताएंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी आप लिखिए इसको। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखिए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया तो आगे बढ़े, चलिए। आगे हम बढ़ रहे हैं,
आप ना इसको अच्छे से लिखिए, पढ़े, और धीरे धीरे सारा साइंस इस पर आ जाएगा। अच्छा, आप जिस भी फील्ड की तैयारी कर रहे हैं वो जरूर कुछ न कुछ जरूर मदद मिलेगा। ठीक है, उसका नोट करके आप लिखिए थोड़ा जनक के बारे में, मतलब नोट करके। जैसे ठीक है, फादर ऑफ मेडिसिन इसको बोलते हैं, हिंदी में हम लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नोट करके लिखें। पहला अरे यार, इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, चलिए इंग्लिश सॉरी हिंदी में दिक्कत होता है। फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? अगर फादर ऑफ मेडिसिन आ गया तो हिप्पोक्रेट्स, हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स, फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? हिप्पोक्रेट्स। उसके बाद गॉड ऑफ मेडिसिन इन इंडिया, गॉड ऑफ मेडिसिन इन इंडिया, गॉड ऑफ मेडिसिन इन इंडिया। अगर कोई पूछेगा गॉड ऑफ मेडिसिन इन इंडिया तो कहेंगे धन्वंतरी, धन्वंतरी। ठीक है, धन्वंतरी, गॉड ऑफ मेडिसिन इंडिया कौन है? धन्वंतरी से है। फिर आगे पूछेगा गॉड ऑफ मेडिसिन इन वर्ल्ड, मेडिसिन इन वर्ल्ड, गॉड ऑफ मेडिसिन इन इंडिया, गॉड ऑफ मेडिसिन वर्ल्ड एस्केलेवियस है। कौन है? एस्केलेवियस है, एस्केलेवियस है, एस्केलेवियस है। कौन है? एस्केलेवियस है। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स है, गॉड ऑफ मेडिसिन इंडिया धन्वंतरी है, गॉड ऑफ मेडिसिन वर्ल्ड एस्केलेवियस है। फादर ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ होगा कि बिहार में दरोगार में कहीं। फादर ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम कौन है? फादर ऑफ थॉमस एडिसन, थॉमस एडिसन, यानी कि थॉमस एडिसन। ठीक है, इसी तरह फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी या इम्यूनाइजेशन, फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन, फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन या इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी कौन है जी? कौन है जी? एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर। ठीक है, एडवर्ड जेनर कौन है? फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन या इम्यूनोलॉजी। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी। ठीक है, आगे एक और बुक का नाम है, थोड़ा लेमार्क पर चलते हैं। ठीक है, लेमार्क बुक का नाम क्या था? सबको पता होने चाहिए, बहुत इंपोर्टेंट जी है। लेमार्क इवोल्यूशन में पढ़ना होता है। लेमार्क के बुक का नाम क्या है? इसका बुक का नाम क्या ना है? बुक को क्या है? फिलोसफिक जूलॉजिक, फिलोसफिक, फिलोसफिक जूलॉजिक, जूलॉजिक, फिलोसफिक जूलॉजिक किसका बुक का नाम है? लेमार्क के बुक का नाम फिलोसफिक जूलॉजिक है। एक लास्ट है बुक का नाम, ऊपर में लिख दे बुक का नाम, लास्ट बुक का नाम है, आज इतना तक ही रहने देंगे। ठीक है, डार्विन, जो कि सब जानते होंगे, डार्विन सिद्धांत, डार्विन, डार्विन का बुक का नाम क्या है जी? बुक क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। चाहे आप बिहार को कोई भी एग्जाम देते हैं, अगर साइंस में, तो अक्सर बुक का नाम में से आ ही जाता होगा। डार्विन का बुक का नाम क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, एक और नोट लिखना है, जो सिर्फ लिखना है वेस्टिजियल ऑर्गन। आप साइंस के क्वेश्चन में देखिएगा, कहीं वेस्टिजियल ऑर्गन, कहीं बुक का नाम, कहीं मतलब फादर ऑफ, ये सब पूछते रहता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आज फर्स्ट क्लास था, बाकी कल हम दूसरा क्लास ब्रांचेस के बारे में है, फिर सेल है,
जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम बहुत ही आप लोग को एक प्लेटफॉर्म पर बहुत कुछ देने वाले हैं। बस आप कंटिन्यू बने रहें और कोई भी बिहार वाला एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसको देखिएगा, साइंस क्वेश्चन लगभग करके आएगा ही। ठीक, चलिए एक और इम्पोर्टेंट है, क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन यानी कि अवशेषी अंग। अवशेषी अंग, अवशेषी अंग, इसी को इंग्लिश में लिखते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन। बस हो गया, आप 5 मिनट और धैर्य बना रखें। वेस्टिजियल ऑर्गन, अवशेषी अंग क्या होता है? अवशेषी ऐसे अंग जो हमारे लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितने कि हमारे पूर्वजों में थी। यानी कि ये ऐसे अंग जो हमारे लिए महत्वपूर्ण तो नहीं है लेकिन हमारे पूर्वज में एक उपयोगी कार्य करते थे। ठीक है, उसी को कहेंगे अवशेषी अंग या वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, ऐसे अंग, ऐसे अंग जिसका हमारे लिए महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कार्य नहीं होता, कार्य नहीं होता है, बट लेकिन पूर्वजों में उपयोगी कार्य था। पूर्वजों, लेकिन पूर्वजों में, देखिए थोड़ा हिंदी में हमको दिक्कत होता है तो आप कोई दिक्कत ना मानिएगा। पूर्वजों में उपयोगी कार्य था, उपयोगी कार्य था, इसी को वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। ये तो डेफिनेशन तो बहुत कम आता है डेफिनेशन, ठीक है, इसका एग्जांपल बहुत ही ज्यादा आता है। वेस्टिजियल कहेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर वेस्टिजियल ऑर्गन इन फीमेल्स, आएगा फर्स्ट में, कोई भी दे दे, ईयर पिन्ना, क्या आएगा, ईयर पिन्ना। दूसरा अपेंडिक्स, ईयर पिन्ना, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का हिंदी भी लिख सकते हैं अपेंडिक्स। ठीक है, विजडम टीथ, क्या होता है विजडम टीथ साहब? विजडम टीथ लास्ट मोलर टीथ होता है। विजडम टीथ क्या होता है? लास्ट मोलर टीथ होता है, जो हमें तो कोई काम नहीं आता, लास्ट मोलर टीथ होता है, जो हमारे पूर्वज में इसका काफी इसलिए उपयोगी था क्योंकि ये हमारे पूर्वज क्या होता है, कच्चा मांस खाता था, कच्चा मांस को चबाने में इसका बहुत ही ज्यादा रोल होता था, साथ ही अपेंडिक्स का भी रोल होता था। ठीक है, उसका टेल बोन, टेल बोन, हमारे पूर्वज में टेल बोन का काम था ना जी, है ना, टेल बोन का बहुत काम था। ठीक है, बट हम लोग में नहीं टेल का वक्त काम है, टेल बोन का। ठीक है, हमारे पूर्वज में काफी काम था। उसके बाद टेल बोन हो गया, विजडम टीथ हो गया, बॉडी हेयर, हमारे पूर्व में बॉडी हेयर ज्यादा था, ग्रो मतलब बॉडी पे, पूरे बॉडी पर मतलब हेयर का ग्रोथ ज्यादा था, ताकि उसलिए नो प्रोटेक्शन के रूप में, जैसे कि काफी अगर मतलब सर्दी के समय है तो प्रोटेक्शन देता था, कहीं सो जाता था वो प्रोटेक्शन देता था। ठीक है, इसलिए बॉडी हेयर भी जरूरी था। बॉडी हेयर हमारे पूर्वज में, हमारे पूर्वज में क्या लगता है, देखिए ईयर पिनना जरूरत था, अपेंडिक्स ये भी जरूरत था, विजडम टीथ लास्ट मोलर टीथ होता है। अभी देखिए लास्ट मोलर टीथ हो सकता है 25 साल 20 साल 30 साल की उम्र में किसी व्यक्ति में आता है लास्ट मोलर वाला। ठीक है, और काफी पेनफुल होता है तब टीथ ये ग्रो करता है, आता है तो। और टेलबोन, टेलबोन हमारे पूर्वज का काम ही था, और बॉडी हेयर तो प्रोटेक्शन सबका काम था। आज हम मेरे क्लास जो है, आज की क्लास में यहाँ तक कंटिन्यू क्लास की है। ठीक है, अब अगले क्लास में हम ब्रांचेज बताएंगे बायोलॉजी के, तो अधिकतर इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन के रूप में उभारता है, यानी कि उसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा और फादर किसका है वो भी आएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर जैसे जैसे होगा हम सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा, हो सके मैक्सिमम केस में हिंदी ही आएगा, कोई दिक्कत ना रहे, सारा एक सीरीज में चलेगा। मैक्सिमम कोशिश करें आप जुड़े रहे और कंटिन्यू आप क्लास देखते रहें, और जो भी हो सकते इससे आपको फायदा मिले आप उसको ग्रहण कीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, मेरा यही है गोल कि आप आगे बढ़िए, अपना तो जो मेरा काम है तो अपन कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आज की क्लास के लिए धन्यवाद, आप जुड़े रहिए, इसलिए थैंक यू।